आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत एवं वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे संविधान का काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार से। इसको इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। तो मूल अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। ठीक है, क्या किया गया? संविधान के भाग 3 में किया गया है। अगर हम बात करें कि मूल अधिकारों का वर्णन किन किन अनुच्छेदों में हुआ है, तो ये 12 से लेकर और 35 तक इनका वर्णन है मूल अधिकारों का अनुच्छेदों में। अगर आपसे कोई ये पूछे, सबसे पहले आपसे कोई ये कहे कि ये जो भाग 3 है इसको हम किस नाम से भी जानते हैं, किस और नाम से भी जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं मैग्ना कार्टा। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो आप बता सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को या मूल अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब इनको मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं, सबसे पहले जान लो। राजा थे ब्रिटेन के, है ना, किंग, उनके द्वारा जनता के लिए कुछ अधिकार दिए गए थे। उन अधिकारों को उन्होंने क्या कहा? मैग्ना कार्टा कहा, है ना। तो ये जनता को दिए गए अधिकार होते हैं राजा के द्वारा, उनको हम क्या कहते हैं? किंग ने कहा था मैग्ना कार्टा। इसीलिए हमारे मूल या मौलिक अधिकारों को ही भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इतनी बात आप जान गए, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा मूल संविधान था, कौन? मूल संविधान। अब मूल संविधान किस संविधान को कहते हैं? मूल संविधान उस संविधान को कहते हैं कि जब तक भी कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया था, संविधान में एक भी संशोधन नहीं हुआ था। ये बात तब की है जब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया था। उस समय को हम क्या कह देते हैं बच्चा? मूल अधिकार, क्योंकि तब तक कोई संविधान संशोधन नहीं आता, उसी को ही मानते हैं मूल संविधान। मूल संविधान में अगर आपसे कोई ये पूछे कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, मूल संविधान के अंदर आपसे कोई पूछता है कि मौलिक या मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, अगर आपसे उस समय कोई पूछता है तो मौलिक अधिकारों की मूल संविधान में संख्या थी बच्चा 7। उसके बाद आपका किस संशोधन के द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन से बच्चा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सी सन में ये संविधान संशोधन कौन सी सन में हुआ था? तो आपका ये हुआ था 1978 में। तो मूल अधिकार कितने थे मूल संविधान में? 7। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इनकी अब संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या कर दी गई बच्चा वर्तमान समय में कितनी? 6 कर दी गई। अब ये 6 क्यों हुए? क्योंकि कोई ना कोई मूल अधिकार हटाया गया होगा। तो उस मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। अब उसको कौन सा अधिकार बना दिया गया? उसको बना दिया गया कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार बना दिया गया। और किस आर्टिकल में जोड़ा गया? तो उसको 300A आर्टिकल में उसको जोड़ दिया कि किसको? संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A में जोड़कर उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। इतनी बात आप जान गए। अच्छा, कानूनी अधिकार में और मूल अधिकार में क्या अंतर है? मूल अधिकार वो अधिकार होते हैं जिसके उल्लंघन पर या जिसके अधिकार को, जनता के अधिकार जो होते हैं उसका किसी ने, सरकार ने अगर उल्लंघन किया तो उसके क्या जा सकता है? वह कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। अगर उसके मूल अधिकारों का कोई भी व्यक्ति हनन करता है या सरकार हनन करती है तो वो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जब वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाएगा तो वहाँ से क्या की जाती है? रिट जारी की जाती है। रिटें जारी की जाती हैं। इन रिटों की संख्या कितनी होती है बच्चा? 5 होती है। और लेकिन कानूनी अधिकार बाध्य नहीं होते, है ना। इसको सरकार अपने हिसाब से चीजें कर सकती है, अगर आवश्यकता पड़ने पर कानून में बदलाव कर सकती है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। एक बार अगर चाहो तो मैं रिपीट कर सकता हूं कि आपके भारतीय संविधान का टॉपिक पढ़ रहे हैं मूल या मौलिक अधिकार। ये संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद में 1235 तक इनका वर्णन किया गया है। अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता था, तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अच्छा, इसे मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले ब्रिटेन के राजा ने जनता को कुछ अधिकार दिए, उनको क्या नाम दिया? मैग्ना कार्टा नाम दिया। इसीलिए इनको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल संविधान कौन से संविधान होता है? जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसके बाद कुछ संशोधन हो गए, उनको मूल संविधान नहीं कहे। जब तक संशोधन नहीं हुए थे तब तक के संविधान को हम क्या कहते हैं? मूल संविधान कहते हैं। तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी बच्चा? 7 थी। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। किस आर्टिकल में जोड़ा? तो 300A में उसे जोड़ दिया गया। अगर आपसे वर्तमान समय में मूल अधिकारों की संख्या आपसे अगर कोई पूछता है तो वो कितनी है बच्चा? तो वो है 6। कितनी है? 6 है।
ठीक है। अब मूल अधिकार कौन से अधिकार होते हैं? वे अधिकार होते हैं जिनमें कोई भी व्यक्ति के अगर हनन होता है मूल अधिकारों का तो वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या जारी करेगा? रिटें जारी करेगा। ये रिटें कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। अब हम बात करेंगे कि वर्तमान समय में मूल अधिकार कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चा, तो देखते हैं। सबसे पहले हम क्रम हमें पता होना चाहिए, क्योंकि क्रम से अगर हमें नहीं पता, परीक्षा में कई बार इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे? जैसे यहां पर फॉर एग्जांपल मैं समझा देता हूं, अगर आपको क्रम नहीं पता होगा तो जैसे यहां पे लिख दिया समता का अधिकार, है ना, ये हमारा क्या है? एक फंडामेंटल राइट्स है। इसी तरीके से उसने लिख दिया शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर उसने लिख दिया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। और इस तरीके से उसने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 19 से लेकर 22 अनुच्छेद तक, यहाँ पे लिख दिया 23 से लेकर 24 अनुच्छेद तक, है ना। इस तरीके से उसने लिख दिया कि 25 से लेकर 28 तक। इनमें से कौन सा विकल्प गलत है, आपको ये पूछा गया, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो समता का अधिकार है वो 14 से लेकर 18 आर्टिकल तक उनका वर्णन है, लेकिन शोषण के विरुद्ध का अधिकार का 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का 25 से 28 तक है। आपको क्या होना चाहिए? आर्टिकल्स भी याद होने चाहिए और क्रम से याद होने चाहिए कि सबसे पहले कौन सा अधिकार है, कौन सा नहीं। पहला है हमारा मूल अधिकार समता समानता का अधिकार। ये कितने से कितने आर्टिकल तक है वो लिख लीजिए। इसका वर्णन आर्टिकल 14 से लेकर और 18 तक है। अब हम बात करते हैं दूसरे अधिकार की। हमारा दूसरा मूल अधिकार क्या है? उसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये किस आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है? तो ये आपका अनुच्छेद 19 से लेके और 22 तक है। अब हम बात करेंगे अनुभाग तीसरे मूल अधिकार की, जिसका क्या नाम है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। ये किस आर्टिकल से कितने आर्टिकल? 23 से लेकर और 24 अनुच्छेद तक है। अब हम बात करेंगे चौथे मूल अधिकार की। तो चौथा मूल अधिकार क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये किस आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है? तो ये आपका 25 से लेकर 28 तक है। अब हम बात करेंगे पांचवें मूल अधिकार की, जिसका नाम है सांस्कृतिक। इस सांस्कृतिक का मतलब होता है सभ्यता एवं शिक्षा का अधिकार। किसका? शिक्षा का अधिकार। ये कितने से कितने तक है? तो आपका ये है 29 से लेकर और 30 तक। अब हम बात करेंगे बच्चा छठे मूल अधिकार की। तो छठा मूल अधिकार है संवैधानिक उपचार। धानिक उपचार ये कितने से कितने आर्टिकल तक है वो आप देख लो। ये है आपका 32 आर्टिकल। ये आपके 6 कौन कौन से हैं मूल अधिकार हैं। पहला आपका मूल अधिकार है समता समानता का अधिकार। कहां से कहां तक इसका वर्णन है? अनुच्छेदों में 14 से लेकर 18 तक इसका वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार ये 19 से लेकर 22 तक इसका वर्णन किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपके 23 से लेकर 24 तक इनका वर्णन किया गया है। बात करें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपके 25 से लेकर 28 तक इसका वर्णन किया गया है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार ये 29 से लेकर 30 तक इनका वर्णन है। और संवैधानिक उपचारों का वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। अगर हम बात करें बच्चा, अगर इनको याद करने के में बांट सकते हैं, ये 3 और इन तीनों को इस तरीके से याद करेंगे। हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक से आप आसानी से इनको याद रख सकते हैं। जैसे सबसे पहले ही मैंने लिखा एक शब्द सम, क्या लिखा? सम, और यहाँ पे लिखते समस्त, शब्द है समस्त, ठीक है। उसके बाद हमने शब्द लिखा शोध, क्या लिखा? शोध शब्द लिखा। उसके बाद हमने शब्द लिखा सांस्कृतिक, सांस्कृतिक के, क्या लिखा? के, फिर हमने लिखा उपचार। इतना शब्द याद रखना, समस्त शोध सांस्कृतिक के उपचार के लिए वाक्य आपको याद रखना है। तो इसमें क्या करना है? जो ये सम है, सम से आ गया समता एवं समानता का अधिकार, सत से आ गया स्वतंत्रता का अधिकार, सो से आ गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, धा से आ गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृत्य आ गया सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, और उपचार से आ गया संवैधानिक उपचार। तो आप यहां से देखें, पहला मूल अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक
पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा के विरुद्ध अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचार। तो आपको 6 के 6 मूल अधिकार आपको यहां से याद हो जाने चाहिए। और ये आर्टिकल्स हैं, देखो यहाँ पे 14 से लेकर 18 तक है, फिर 19 से 22 तक है, फिर 23 और 24 है ना, 23 और 24 है ना। यहाँ पे 3 नंबर पे यहाँ पे 23 आना चाहिए। अगर आपको ट्रिक थोड़ी सी याद रहे तो आप ध्यान से देखें, इसमें क्या आ रहा है 1, तो 14 और 18, यहाँ पे क्या आ गए 2 है ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 और 2 2 22, यहाँ पे 3 आ गया तो ये 23 से शुरू होगा, और यहाँ 24, यहाँ पे 4, तो यहाँ से आप 25 से लेकर 28 तक, और फिर 29 से लेकर 30 तक, और एक फिर आपका क्या आ जाएगा 32। आपको ये तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। तो देखो ये तो क्रम से पता है, और ये वाला आपको याद हो जाएगा 29 और 30, पर एक ही तो पता करना है। यहाँ तो 4 लास्ट में आना चाहिए है ना बच्चा, यहाँ वाले 3 आना चाहिए इसमें। यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 से 28, और ये 29 से 30, और ये 32। तो आपको इस तरीके से याद हो जाने चाहिए। अब हम बात करते हैं, शब्द है समता समानता का अधिकार। ठीक है बच्चा, और ये कितने कितने आर्टिकल्स है, देखो 1 से शुरू हुआ है, तो हम याद रखेंगे ये शुरू हुआ है 14 से लेकर और 18 तक। इतनी बात समझ गए, 14 से लेकर 18 अनुच्छेद तक इनका वर्णन किया गया है। सबसे पहला, अब समता से तात्पर्य क्या, सबसे पहले चीज जान लीजिए, शब्द है समता। समता से तात्पर्य यहाँ पे है कि भारत की जनता, क्या बच्चा, भारत की जनता को सभी क्षेत्रों में समान बनाने का प्रयास करना। जो भारत की जनता है उसको सभी क्षेत्रों में समान बनाने का प्रयास करना, और समानता के विचारों को प्रेरित करना। जितनी भी जनता है जो भारत की, उसके समान क्षेत्र में उसका क्या हो, समान हो जाए, समान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, जनता को क्या हो कि उसके जो विचार हों उनको समान विचार होने चाहिए, समान विचारों की तरफ क्या होना चाहिए, प्रेरित किया जाना चाहिए। इसका तात्पर्य ये है। इतनी बात समझ गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 क्या कह रहा है वो देखें। सबसे पहले अनुच्छेद 14 में लिखा है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, है ना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यहां पर यह है कि कानून की नजरों में सभी व्यक्ति क्या होंगे, समान होंगे। विधि के समक्ष समानता का मतलब है कानून की नजरों में सभी व्यक्ति क्या होंगे, सभी व्यक्ति क्या होंगे, समान होंगे। इतनी बात आप जान गए, ठीक। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 ये कहता है, क्या कहता है बच्चा, क्योंकि अभी तो विधि के कानून के समक्ष सभी लोग क्या होंगे, समान होंगे। अब अनुच्छेद 15 ये कह रहा है कि धर्म, केवल शब्द और प्रयोग कर ले, केवल धर्म, जाति, लिंग, है ना, और जन्म स्थान, है ना, इसके आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव या विभेद पर रोक लगेगी। विभेद या भेद भाव पर रोक की बात करता है, अब क्या कहना है इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई भी व्यक्ति की धर्म जानकर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसकी जात मानकर भेदभाव नहीं किया जाएगा, कि वह महिला है या पुरुष है या थर्ड जेंडर है, उसके आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, या उसने पहाड़ी एरिया में जन्म लिया है तो उसके हिसाब से उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, या स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन सब पे कौन रोक लगाता है, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 रोक लगाता है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 क्या कह रहा है वो देख लीजिए। अनुच्छेद 16 यहां पर ये कह रहा है कि लोक नियोजन शब्द है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में किसकी, अवसर की समानता। अब इससे क्या मतलब है, इससे तात्पर्य यह है, लोक नियोजन का मतलब होता है कि सभी व्यक्तियों को सरकारी नौकरी, लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी में सबको समान अधिकार है, किसी तरीके से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान अवसर दिए जाएंगे, है ना। इसका मतलब ये है, अनुच्छेद 16 ये कहता है कि लोक नियोजन में अवसर, तो सभी को क्या होंगे, समानता या समान रखा जाएगा, समानता, अवसर समान दिए जाएंगे। तो सरकारी नौकरियों में किसी भी तरीके का कोई भी क्या नहीं दिया जाएगा बच्चा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान अवसर दिए जाएंगे। लेकिन ये अपवाद है, सरकारी नौकरियों में SC ST और OBC वर्ग को आरक्षण दिया जाता है, ये अपवाद के रूप में है, कुछ चीजों में ये चीज कही गई। ठीक है बच्चा, अब हम देखते हैं आगे अपना आर्टिकल कौन सा, 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है वो देखें। अनुच्छेद 17 ये कहता है अस्पृश्यता का अंत।
अस्पृश्यता का अंत। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये है अस्पृश्यता का अंत मतलब है कि छुआछूत पर रोक लगेगी, या विभेद उसका क्या करता है, रोक लगाता है छुआछूत पर, कि किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाएगा, है ना, किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके से बर्ताव नहीं किया जाएगा। इतनी बात आप जान गए, ये काफी बार परीक्षा में पूछा गया। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 18 की। अनुच्छेद 18 ये कहता है कि उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत से तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति किसी तरीके की अपने ऊपर उपाधि नहीं लगा सकता, उन सब पर रोक लगाता है। पर इसमें भी अपवाद है बहुत सारे, जैसे मिलिट्री है, आर्मी है अपनी, उसमें उपाधि ले जाती है, जैसे जनरल है, मेजर जनरल है ना, इस तरीके से वो लोग अपनी उपाधियों को लगाते हैं। वैसे कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे उपाधि नहीं लगा सकता, क्योंकि हर व्यक्ति समान है ना। अब देखते हैं अपना, अभी क्या हो गया, हमने क्या किया, पहला जो मूल अधिकार था जिसका क्या नाम था, समता या समानता का अधिकार, उसका अधिकार जो था वो किस आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक था, तो आपका ये था अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। तो हमने पहला 14 आर्टिकल भी पढ़ लिया। 14 आर्टिकल में वित्त के समक्ष समानता, 15 में क्या होगा, केवल जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 अनुच्छेद क्या कहता है बच्चा, 16 ने कहा लोक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 आपको अस्पृश्यता के अंत पर रोक लगाता है, अस्पृश्यता का अंत। अब रह गया आपका 18 कहता है उपाधियों का अंत, आपको हमने क्या कर दिया, रिवीजन भी कर दिया, तो आप समझ गए होंगे। अब हम नया आर्टिकल वो का मूल अधिकार पढ़ेंगे, मूल अधिकार नंबर 2। दूसरे मूल अधिकार का क्या नाम है बच्चा, उसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है, तो ये आपका 19 से लेकर 22 तक है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं स्वतंत्रता के अधिकार में। स्वतंत्रता के अधिकार में कहा गया है, स्वतंत्रता का अधिकार वह अधिकार है, कौन सा बच्चा, स्वतंत्रता का अधिकार वह अधिकार है जो भारतीय जनता को संविधान, किसके द्वारा बच्चा, संविधान द्वारा दिया गया है, ताकि स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र यहाँ पे शब्द है बच्चा, स्वतंत्र पूरा लिख दें सही से, स्वतंत्र रूप से वह अपने व्यक्तित्व, किसको बच्चा, व्यक्तित्व का क्या कर सके, विकास कर सके, ठीक है, ताकि उसके विकास के माध्यम से देश का विकास संभव हो। इतनी बात। अब क्या कहिए पहले समझ लो। ये कहता है कि स्वतंत्रता का अधिकार वह अधिकार है जो भारतीय जनता को संविधान द्वारा दिया गया है, ठीक है, ताकि वह स्वतंत्र रूप से वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, ताकि उसके विकास के माध्यम से देश का विकास क्या हो सके, संभव हो सके। अगर आप सोचो कोई परिवार है एक छोटा सा, मान लो ये कोई परिवार है छोटा सा, उसका मुखिया है और उस मुखिया के अंदर बहुत सारे लोग नीचे हैं। जैसे मान लो इस घर परिवार के अंदर 10 लोग हैं, है ना। अब इसमें क्या करे कि एक व्यक्ति जो मुखिया है वही कहे कि हम कमा के लाएं और इन 10 को लेटे लेटे खिलाएं, तो क्या विकास संभव है इस परिवार का? नहीं संभव है। बाकी अगर ये 10 व्यक्ति भी अलग अलग कमा के लाते हैं, सब कमाने लगे, तो अपने आप ही इस घर का विकास हो जाएगा। यही बात कही गई है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति
का अगर व्यक्तित्व का विकास हो जाए तो इस अपने आप देश का भी विकास क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा, व्यक्तित्व का विकास अपने आप ही हो जाएगा। ये बात इसमें कही गई है। आप समझ गए स्वतंत्रता के विकास का मतलब क्या है? ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने पहले अनुच्छेद की, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है वो आप जान लीजिए। अनुच्छेद 19 बताता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में क्या लिखा है? अभिव्यक्ति की क्या लिखा है? स्वतंत्रता। अब यहां पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है वो आप जान लें। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से यहां पे बच्चा जो तात्पर्य है वो आप समझ जाइए क्या है, लिख के हम बता देते हैं, पूरा लिख देते हैं। अपने मन के भाव, अपने मन के भाव और शब्द है और व्यक्तित्व, क्या बच्चा? व्यक्तित्व के विकास के लिए कार्य, व्यक्तित्व के विकास के लिए कार्य करना, विकास के लिए क्या करना? कार्य करना, या उसके संबंध में स्वतंत्रता प्राप्त करना, या उसके संबंध में क्या करना? स्वतंत्रता प्राप्त करना। ये बात कही गई है। अभिव्यक्ति से इसका ये तात्पर्य है, कोई भी व्यक्ति है वो अपने भावों को या व्यक्तित्व के विकास के ऊपर कार्य करे और साथ में क्या करे? उसके संबंध में उसको क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। अब हमारा जो आर्टिकल 19 है इसमें कई प्रावधान है, कई आर्टिकल में छोटी कई स्वतंत्रताएं दी गई हैं, वो हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। क्या दी गई हैं देखते हैं। 19(1) अनुच्छेद 19(1) में 19(1) में कहा है बोलने की स्वतंत्रता। ये पहला प्रावधान है, बोलने की क्या है बच्चा? स्वतंत्रता। अब बोलने की स्वतंत्रता के अंदर ही नियत है आपकी प्रेस की स्वतंत्रता। किसकी? मीडिया या प्रेस की स्वतंत्रता। ऐसी हम बात करें कौन से? अनुच्छेद 19(2) की खंड 2 की क्या लिखा है? शांति शब्द है, शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। मतलब इसका मतलब है एक साथ जमाव होने की, एक साथ जमा होने की स्वतंत्रता। मतलब एक साथ आप क्या हो सकते हैं? बात कर सकते हैं शांतिपूर्ण रूप से। उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 19 खंड 3 समूह बनाने की स्वतंत्रता। समूह बनाने की स्वतंत्रता अगर आप ध्यान से देखें तो इनका क्रम है। यहां पे तो आप बोल सकते हैं, बोलने के लिए किसकी चाहिए? आपको शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित हो जाए लोग। जब एकत्रित हो गए, आपने बोलने का तो उनको एकत्रित कर दिया, तो आप क्या कर रहे हैं? आप समूह बनाने की स्वतंत्रता। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 19 की खंड 4 की। इसमें लगा पूरे भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। पूरे भारत में आने जाने की स्वतंत्रता, मतलब आपके घूमने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आने जाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति आपको कहीं भी पूरे भारत में घूमने से नहीं रोक सकता। ये किस आर्टिकल में है? 19 के खंड 4। इसी तरीके से आपका बात करें अनुच्छेद 19 के खंड 5 की, क्या है? भारत में निवास करने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, मतलब रह सकते हैं। भारत में निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता। इतनी बात आप जान गए। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 19 के खंड 6 की। उसमें क्या लिखा है? भारत में आजीविका जीने की स्वतंत्रता या आजीविका करने की स्वतंत्रता। भारत में या रोजी रोटी कमाने की स्वतंत्रता। भारत में आजीविका जीविका की स्वतंत्रता। इसका तात्पर्य यह है कि रोजगार या नौकरी करने की स्वतंत्रता। अपने रोजगार या जीवन जीने के लिए आप पैसा कमा सकते हैं कहीं भी पूरे भारत में, कोई भी आपको नहीं रोक सकता। इस किस अनुच्छेद के तहत? 19 के खंड 6 के तहत। ये कुछ स्वतंत्रताएं आपको मिलती हैं किसके तहत? अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की आजादी के तहत। इतनी बात समझ गए? आप देखते हैं अनुच्छेद 20 में क्या लिखा है वो आप देखें। अपराध। अब ये सारी जितने भी अनुच्छेद है 20, ये आपको अपराध से उससे संबंधित संरक्षण प्रदान करता है। जैसे क्या लिखा है आप एक बार लिख लें, उसके बाद आपको समझाते हैं। अपराध के दोष सिद्धि
के संबंध में संरक्षण, अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इतनी बात आप समझ गए, है ना। अब ये जो बात है वो क्या कह रही है वो समझिए। उसमें ये बात कही है कि कोई व्यक्ति ने क्या किया है, अपराध कर दिया है, उसके लिए उसको क्या क्या संरक्षण दिए गए हैं वो। तो इसके कुछ खंड हैं। तो अनुच्छेद के 20 खंड 1 अनुच्छेद क्या कहता है, वो कहता है जिस व्यक्ति ने अपराध किया उसे उसी समय के कानून के हिसाब से क्या होगी, सजा दी जाएगी। कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी। ये कहता है आपका अनुच्छेद 20 खंड 1। जैसे कोई व्यक्ति ने क्या किया कि 2017 में कोई गुनाह किया, मान लो 2017 में उसने चोरी की, उस समय पर चोरी का जो प्रावधान था या जो सजा दी जानी थी वो थी 2 वर्ष, 2 वर्ष की चोरी करने की सजा। अब उसको क्या हुआ, जब सजा सुनाई गई वो आ गया 2019, है ना। की कब थी 2000, तब सजा में चोरी का प्रावधान हो गया उस समय पर कानून बदलने के बाद 4 वर्ष। उस व्यक्ति को जो सजा दी जाए, क्योंकि जब उसने अपराध किया था, जब चोरी की थी, उस समय सजा का प्रावधान क्या था, 2 वर्ष था, तो उसको कितनी सजा मिलेगी, 2 वर्ष। उसको सजा चाहे कभी भी सुनाई गई हो, पर उसको क्या 4 वर्ष की सजा नहीं मिलेगी, जो उस समय पे कानून के लिए उस समय पे जो अपराध किया था उसी अपराध की जो सजा थी वही अपराध उसको सजा मिलेगी उसी अपराध की। अब हम बात करेंगे 20 के खंड 2 की। 20 के खंड में 2 में यह कहा कि अपने स्वयं या स्वयं के विरुद्ध गवाही, है ना, स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए क्या नहीं किया जाएगा, विरुद्ध बाध्य नहीं किया जाएगा, विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इतनी बात आप समझ गए, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति ने चोरी कर ली, सपोज करो, और उसको मार मार के ये कहा जाए कि तू अपने खिलाफ खुद गवाही दे, कहे कि हमने ये चोरी की है, इसके विरुद्ध संरक्षण आपको प्राप्त है अनुच्छेद 20 के खंड 2 के तहत। ठीक है बच्चा। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 20 के खंड 3 में क्या गया कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। क्या एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे एक व्यक्ति ने क्या किया कि उसने चोरी कर ली, क्या कर ली बच्चा, चोरी कर ली, और उसको 2 वर्ष की सजा हो गई। अब ऐसा नहीं होगा कि फिर उसको दोबारा से एक बार 2 वर्ष की सजा काट के आया कि भाई तूने पहले चोरी की थी, फिर दोबारा से 2 वर्ष की सजा काट, फिर दोबारा 2 वर्ष की सजा काट। नहीं, उसने एक अपराध किया है, उसको एक बार 2 वर्ष की सजा मिल गई है, अब उसको बार बार सजा नहीं दी जाएगी। ये अनुच्छेद 20 के खंड 3 में लिखा है, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 क्या कहता है वो देखें। अनुच्छेद 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या कहते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसको हम अन्य नाम से भी जानते हैं, जीवन का अधिकार भी इस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जीवन का अधिकार भी कहते हैं। इतनी बात आप जान गए, जीवन का अधिकार भी कहते हैं। ठीक है। इसके तहत बहुत सारे अधिकार आते हैं, जैसे जीवन का अधिकार, इसी के तहत आता है, अभी खूब चर्चा में रहा था 4-5 साल पहले, निजता का अधिकार। किसका बच्चा, निजता का अधिकार। ऐसे आता है स्वच्छ पानी पीने का अधिकार या सोने का अधिकार, है ना, पूरी नींद लेने का अधिकार, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, स्वच्छ हवा या वायु या ऑक्सीजन लेने का अधिकार। ये सारे किसके तहत आते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 21 के खंड 1 या अनुच्छेद 21A की। खंड नहीं कहेंगे। अच्छा, इसको देखो, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी मैंने बोल दिया तो आप समझो। अनुच्छेद ये तो है 21 और इसका खंड है 1। ये क्या है, ये अनुच्छेद 21A ही आर्टिकल है, इसका खंड नहीं है। ये 21 का ये खंड नहीं है, ये अनुच्छेद 21A ही है, अनुच्छेद ही है। इसको पूरा पढ़ेंगे अनुच्छेद 21A, इसको पढ़ेंगे अनुच्छेद 21 खंड 1। समझ रहे बात को, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब आप बात करेंगे अनुच्छेद 21A आर्टिकल की, क्या कहता है। इसमें कहा गया है, अच्छा ये कौन से संविधान संशोधन जोड़ा गया, क्योंकि अलग से मूल संविधान में नहीं होगा, मूल संविधान में तो 21 ही है। तो ये जो 21A अनुच्छेद है ये आपका 86वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन सा बच्चा, 86वां संविधान संशोधन हुआ था, संविधान
संशोधन कौन सी सन में हुआ? तो ये आपका हुआ बच्चा 2002 में, 2002 में। अच्छा, अनुच्छेद 21A में क्या कहा गया है कि 6 वर्ष से लेकर और 14 वर्ष तक, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के अनिवार्य, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। ये बात किसमें लिखी गई है? अनुच्छेद 21A में लिखा गया है। और कौन कराएगा ये निःशुल्क शिक्षा? भारत सरकार। कौन कराएगा बच्चा? भारत सरकार। सरकार कराएगी, भारत सरकार के द्वारा। इतनी बात समझ गए? अब हम बात करेंगे, इतनी बात समझ गए हो तो अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? सबसे पहले ये जान लो, अनुच्छेद 22। अब अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। अब गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण और ऊपर दिया था किसमें? अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। वहां तो अपराधी हो जाएगा कोई व्यक्ति, तब अपराध सिद्ध हो गया तब उसको कौन कौन से संरक्षण मिलेंगे? वो किसमें दिया था? आर्टिकल 20 में दिया था। 22 में है कि गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। अब कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं होगा कि गिरफ्तार में कर लिया जाए बिना अपराध के, ऐसा तो नहीं होगा, है ना? पहले उसने अपराध किया होगा, उसी के बाद तो गिरफ्तार किया जाएगा। तो अपराध क्या पहले गिरफ्तार कर लो फिर अपराध कर लो, ये तो गलत है ना। तो इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि जो 20 आएगा उसमें क्या होगा? अपराध किया होना चाहिए, उसके बाद आर्टिकल 22 में गिरफ्तार किया जाएगा, पहले अपराध फिर गिरफ्तार, तो 22 में है। अब क्या क्या गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण दिए गए हैं? जैसे जो व्यक्ति दोष सिद्ध हो गया तो उसको तब दोष सिद्ध पर, अब अपराधी होने के बाद उसको गिरफ्तार जब करने आएंगे तो क्या क्या संरक्षण होगा? तो अनुच्छेद 22 का खंड 1 क्या कहता है? 22 का खंड 1 में यह कहा गया है कि कार्ड पूछने का अधिकार, कि अगर कोई व्यक्ति है उसको गिरफ्तार करने जब पुलिस आ रही है तो वो उससे क्या पूछ सकता है? कार्ड पूछने का अधिकार। कार्ड पूछ सकता है कि उसको किस के तहत या किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। कार्ड पूछने का अधिकार, क्या कार्ड है कि उसको मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, या क्या कार्ड है मुझे आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 22 के खंड 2 में। अनुच्छेद 22 का खंड 2 क्या कहता है? 2 ये कहता है कि 24 घंटे के भीतर, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है 24 घंटे के भीतर किसी नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने उसको सशरीर पेश करना होगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। अब इसमें एक चीज और लिख लो, जो मजिस्ट्रेट के घर तक जो समय लगा है पहुंचने में, है ना, आने जाने का जो समय है वो काउंट नहीं किया जाएगा इस 24 घंटे में। जाने का जो समय है, आने का, वहां तक पहुंचने का, वो क्या गिरफ्तार नहीं किया, समय काउंट इसके साथ 24 घंटे में नहीं होगा। सपोज करो कि मजिस्ट्रेट तक के घर तक पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, तो ये 6 घंटे इन 24 घंटों में से कम नहीं किए जाएंगे। इतनी बात बस है और कुछ नहीं है इसके अंदर। अनुच्छेद के 22 खंड 3 में क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि मनपसंद कानूनी सलाह लेने का अधिकार, या इसमें सीधा सा समझ लीजिए कि अपनी मनपसंद का क्या बना सकते हैं? वकील रखने का अधिकार, या किसी वकील से, मनपसंद वकील से क्या ले सकते हैं? सलाह ले सकते हैं, कानूनी सलाह लेने का अधिकार। आपको एक पार्ट में मैंने अब तक कौन कौन से अधिकार पढ़ाए हैं? एक तो है कौन सा आपका? समता एवं समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। पूरे 2 मूल अधिकार हमने पढ़ा दिए हैं, शेष मूल अधिकार हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे।